नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में 17वीं बीपीएससी के लिए। आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है ये है पटना कलम। विस्तार से इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इसके परिचय को, इसका विकास, इसकी विषय वस्तु, इसके मुख्य कलाकार, इसके प्रमुख क्षेत्र, इस कला की प्रमुख विशेषता जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। हालांकि ये वीडियो एक बार बन चुका था पर ये फिर डिलीट हो गया था। खैर, चलते हैं। कहता है कि पटना कलम चित्रकला एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। इसे इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। ये एक क्षेत्रीय शैली है, इसे इंडो ब्रिटिश शैली भी कहते हैं। इसका विकास 18वीं सदी में मुगल कालीन कलाकारों के विस्थापन से हुआ था। हर जो टॉपिक है उसमें हमें की पॉइंट को पकड़ के रखना है ताकि वो हमारे ध्यान में रहे और उससे फिर हम लोग पूरा उसको डिफाइन करते हुए चलें। जैसे कि पहला आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रीय शैली, इंडो ब्रिटिश शैली, 18वीं सदी में विकास। इसके विकास पर और अगर विस्तार से चर्चा करें तो देखिए क्या कहता है कि मुगल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का जो है ये केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल हम लोग जानते हैं। और अगर चित्रकला की बात करें तो चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर मुगल काल में ही थी। लेकिन औरंगजेब द्वारा कला को राजकीय संरक्षण न देने की नीति तथा कमजोर होते मुगल साम्राज्य ने इस स्थिति ने किसने तो औरंगजेब ने इसे कोई संरक्षण नहीं दिया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो मुगल का जो, आप यूँ समझ लें कि उसकी नीति, कई शासक बने, मतलब वो अपने में फंस के रह गई। ऐसे में वो कला पर क्या ही ध्यान देता। तो ये सिचुएशन बहुत ही कलाकारों के लिए दयनीय हो चुका था। और ऐसे में मुगल कलाकारों को जो है दूर दराज इलाके में जा कर के बसने का, मतलब जो है बसने के लिए विवश कर दिया इस स्थिति ने। एक तो पहले औरंगजेब ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जो भी शासक आए वो स्थिर नहीं रह सके और ना ही उन्होंने इस पर ध्यान दिया। इस स्थिति ने इन कलाकारों को वहाँ से, आप कह सकते हैं, जाने के लिए विवश कर दिया। ऐसे ही कलाकारों का एक दल मुर्शिदाबाद जाकर बसा। मुगल दरबार से, मुगल क्षेत्र से विस्थापित होकर कुछ कलाकार मुर्शिदाबाद आए। लेकिन पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा भी कला पर पाबंदियां लगा दी गई। एक पुनः पाबंदी लगी कलाकारों पर। तब इन्हें विवश होकर मुर्शिदाबाद भी छोड़ना पड़ा और यहाँ से कलाकार देश के अलग अलग भागों में गए। इन्हीं कलाकारों का कुछ समूह जो है ये पटना में आकर के बसे। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त एक नवीन शैली, जिसे पटना शैली या पटना कलम कहते हैं, इसका उदय हुआ। तो इसका विकास हम लोगों ने देखा किस प्रकार से हुआ कि कलाकारों के साथ जो है किस तरह की स्थिति बन गई। उन्हें क्यों जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। वे मुर्शिदाबाद आए, फिर वहाँ से भी उन्हें पटना आना पड़ा। और मुग़ल शैली और ब्रिटिश शैली, इसके मिक्सचर से बनी है पटना शैली। इस तरह से इस कला का विकास हुआ।
इस शैली के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए पटना का लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला इत्यादि इसके प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। आरा एवं दानापुर, ये पटना कलम शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब बात करेंगे पटना कलम शैली की विषय वस्तु पर। क्या है इसकी विषय वस्तु, इसका टॉपिक क्या है? कहता है कि यह शैली विषय वस्तु के लिहाज से राजकला न होकर के जन कला थी। भले ही कलाकार राज दरबार से आए हों, लेकिन ये कला राजकला ना होकर के जन कला थी। क्यों थी जन कला? क्योंकि इस शैली में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रांकन हुआ है, जो कि मुगल काल के बाद के कलाकारों की सोच को दर्शाता है। दरअसल आप यूँ समझें कि उसी चीज़ को बनाया जाएगा जिसकी डिमांड होगी, और ये क्षेत्र क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। इन चित्रों में श्रमिक वर्ग, दस्तकारी वर्ग, तत्कालीन आवागमन के साधनों का, बाजार के दृश्य इत्यादि का चित्रांकन किया गया है। इसी तरह से मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार, प्राचीन स्मारक, त्यौहार एवं साधु संतों के चित्र बनाए गए हैं। इससे पहले मुगल काल की चित्रकारी ईरान शैली से प्रभावित बादशाहों तथा उनके शासकों की जीवन से जुड़ा हुआ था। आप यूँ समझें कि कोई शासक जो है शिकार कर रहा है तो उसका पेंटिंग बनता था, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता था। इसके अवज़ में उन्हें जो है अपने आय की प्राप्ति होती थी। शासक शौर्य का जो है प्रदर्शन कर रहा है तो इस तरह के चित्र बनाए जाते थे, नक्काशीदार चित्र बनाए जाते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। अब ये चित्रकार आम लोगों के बीच में आकर के बसे थे, जहाँ उन्हें आम चित्रों को ही बनाना पड़ता था, या उन्होंने आम चित्रों को ही बनाया, जो कि हम लोगों ने देखा। साधु का चित्र, मंदिरों का चित्र, किसानों का चित्र इत्यादि, आम जन जीवन का चित्र। बात करेंगे प्रमुख चित्रकारों की। पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहले नाम सेवक राम का ही है, और सेवक राम जी के समकालीन थे हुलास लाल। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण चित्रकारों में प्रमुख चित्रकार हैं श्री जयराम दास, शिवदयाल लाल, गुरु सहाय लाल, फकीर चंद्र इत्यादि। ये सभी जो हैं पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इस कला के अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये इनके पटना से कलकत्ता चले जाने के कारण बिहार में इस कला की पहचान बनाए रखने के लिए राधा मोहन बाबू ने दिन रात अथक प्रयास किया, ताकि पटना में यह कला जो है जीवित रह सके। बात करेंगे प्रमुख चित्रों की, तो चूँकि हम लोग पहले ही हमारे मन में कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि पटना कलम शैली के अंतर्गत जो चित्र बने हैं वो आम जनजीवन से ही संबंधित हैं, तो इसमें जो प्रमुख चित्रों की बात करें तो कहता है कि लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, कहार, लोहार, सुनार, खेत जोतता किसान, साधु सन्यासी आदि के चित्र बनाए गए हैं। माधोलाल द्वारा बनाई गई रागिनी तोड़ी चित्र में विरहनी नायिका को वीणा लिए हुए दिखाया गया है। कहता है कि महादेव लाल द्वारा बनाई गई रागिनी गंधारी चित्र में नायिका के विरह के अवसाद को बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। उनके अवसाद को चित्रकला के माध्यम से दिखाया गया है। इसी तरह शिवलाल द्वारा निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र तथा यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित
बेगम की शराबखोरी का भी चित्रण किया है। तो किस चित्रकार ने कौन सी चित्र बनाई है, ये उदाहरण 2-4 हमें हर हाल में ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इस कला शैली की प्रमुख विशेषताओं की, जो कि इस टॉपिक का हृदय है, महत्वपूर्ण भाग है। हो सकता है ये 8 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकता है कि पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहली विशेषता है लघु चित्र शैली, अर्थात पटना कलम शैली जो है ये एक लघु चित्र शैली है। क्यों लघु चित्र शैली है? तो ध्यान रखिए, प्रधानतया लघु चित्रों की श्रेणी में आते थे, जिन्हें अधिकांशतः कागज पर और कहीं कहीं हाथी दांतों पर उकेरा गया है। तो ये काफ़ी कम स्पेस में बनाया जाता था, इसलिए इसे लघु चित्र शैली भी इसको कहा गया है। अगली जो प्रमुख विशेषता है ये है सामान्य जनजीवन की प्रधानता। इस चित्र शैली में हमें आम जन जीवन की प्रधानता चित्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। कहता है कि सामान्य जनजीवन की प्रधानता पटना कलम शैली की मुख्य विशेषता है। विषय वस्तु के रूप में जीवन की आम घटनाओं का सजीव चित्रण इसकी विशेषता है। भारतीय चित्र शैली की भी अभिव्यक्ति इसमें की गई है। इनके चित्रों में श्रमिक वर्ग, दस्तकारी वर्ग, तत्कालीन आवागमन के साधनों का चित्रांकन किया गया है। फिर कहता है बारीकपूर्ण अलंकरण। पटना शैली के चित्रकारों को चित्रों की बारीकियों से गढ़ने एवं उसे उजागर करने में महारत हासिल थी। इस शैली के कलाकार चित्रों में किसी पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। काफ़ी बारीक तरीके से चित्र बनाते थे। आप यूँ समझें कि ये तो मुख्यतः कागज़ों पर बनाया जाता था, और अगर यहाँ पर चित्र बनाना है तो केवल इसी जगह को ही इस्तेमाल किया जाता था। इसके बैकग्राउंड को यूं ही छोड़ दिया जाता था, ना ही इसमें किसी तरह का पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का यूज़ होता था। अगर होता भी था तो बहुत ही कम। वहीं अगर मुग़ल कालीन चित्रकलाओं की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के बॉर्डर्स, विभिन्न प्रकार की नक्काशीदार चीज़ों को जो है बना करके दर्शाया जाता था। चूँकि ये आम जनकला थी, इसमें किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, खेत जोतता किसान, साधु, सन्यासी, ये दर्शाना था। और कहीं ना कहीं ये लोगों की डिमांड भी थी। ऐसे में काफ़ी फैशनेबल चित्र ना बना करके काफ़ी नॉर्मल टाइप का चित्र बनाया जाता था, क्योंकि ये आम लोगों की पसंद होती थी। रंगने की शैली अगली विशेषता है। रंगने की नितांत निजी शैली पटना कलम की खास विशेषता है। सादगी एवं समानुपातिक विन्यास इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इसमें चटक रंगों की जगह सौम्य और शांत रंगों का प्रयोग हुआ है। इस शैली में विषय वस्तु को पेंसिल से रेखांकित न करके सीधे तालुका एवं ब्रशों एवं रंगों के सहारे ही रेखांकित किया गया है। अर्थात जो भी चित्र बनाए गए हैं इनमें काफ़ी शांत और सौम्य तरीके से रंगों का प्रयोग किया गया है। अब खेत जोतता किसान मान लेते हैं एक पेंटिंग है, या लकड़ी काटता बढ़ई। इस स्थिति को अगर आप सोचेंगे तो काफ़ी नॉर्मल सी स्थिति है, और ऐसे चित्रों में आपको नेचुरल भाव या प्राकृतिक भाव आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बैकग्राउंड में कोई राजमहल का चित्र या राजमहल का दीवार या नक्काशीदार चीज़ बना दें और एक बढ़ई को लकड़ी काटता हुआ दर्शा दें। ये बिल्कुल ही बेकार लगेगा देखने में। तो इन चीज़ों का चित्रकारों के द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता था।
कि काफ़ी नेचुरल लगे चीज़, इसलिए वे चटक मटक रंगों का प्रयोग नहीं करके प्राकृतिक तरीके से या प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करते थे। बात करेंगे रंगों के बारे में तो देखिए, चित्रकार विभिन्न प्रकार के रंगों का निर्माण स्वयं करते थे। लाख से लाल रंग, विशेष प्रकार की मिट्टी से सफ़ेद रंग, कालिक से काला रंग तथा जलाए गए हाथी की राख से भी ये प्राप्त करते थे। नील से नीला रंग बनाते थे और नीला पीला रंग मिश्रित करके हरा रंग बनाते थे। क्योंकि पेंटिंग ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि ये आम जन से संबंधित है। कहता है कि महीन कार्यों के लिए कलाकार एक या दो बालों वाला ब्रश का भी प्रयोग करते थे, और ये जो ब्रश होता था ये गिलहरी के पूंछ के बालों से बनाया जाता था, जो कि मजबूत और मुलायम होता था। अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता है, मुगल शैली से भिन्नता। कहता है यह मुगल शैली से प्रभावित होते हुए भी कई मामलों में अलग था, जैसे कि इसकी विषय वस्तु, रंगने और छायांकन के तरीकों में यह मुगल शैली से अलग था। जहाँ मुगल शैली में राजमहल से संबंधित विषय वस्तु होते थे, वहीं पटना कलम में आम जनजीवन को विषय बनाया जाता था। क्योंकि मुगल शैली में अक्सर राजदरबारों का, शासकों का, उनके गुणगान को दर्शाया जाता था, उनकी महानता को ध्यान में रखकर चित्र बनवाया जाता था। उन्हें विशाल, बलशाली, इस तरह से उनका कंसेप्ट था कि इस तरह से उनको पोर्ट्रेट किया जाए। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं था। भले ही कलाकार वहीं से आए थे, पर पूरी तरह से डिफरेंट जो है चित्र बनाया गया है इस शैली में, जो कि आम जनजीवन से रिलेटेड है। ये 6 प्रमुख विशेषता हमें ध्यान में रखना है। अब अगर निष्कर्ष की बात करें तो कहता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पटना कलम शैली एक लोक कला थी, जिसमें प्राकृतिक रूपों का विशेष ध्यान रखा गया है। धन एवं आश्रय के अभाव ने इस कला शैली का पतन हो गया इसके अभाव में, लेकिन अनेक विशिष्टता एवं मौलिकता के कारण इस शैली की महत्ता आज भी है। ये था अपना पटना कलम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।